आई फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है मेरे दर्शकों। वैसे व्यूअर्स, जो बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले क्लास 9th 10th के शिक्षक सामाजिक विज्ञान या +2 शिक्षक इतिहास विषय के द्वारा बनना चाहते हैं तथा वैसे व्यूअर्स जो क्लास 9th की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये विशेष रूप से उपयोगी है। आपके लिए सीरीज 6 तक जो एनसीईआरटी बेस्ड 9th क्लास का हिस्ट्री का स्टडी मटेरियल था उसको अपलोड किया जा चुका है। आज मैं काफ़ी उत्साहपूर्वक सीरीज 7 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और यह बात भी जान लें कि बीपीएससी ने फॉर्म भरने की प्रारंभ और अंतिम तिथि भी घोषित कर दी है। तो इस नज़र आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी तथा हमारे क्लास 9th के विद्यार्थी सीरीज 7 आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए पहला प्रश्न लेते हैं सीरीज 7 का क्लास 9th के फ्रांस की क्रांति से। पहला प्रश्न है, फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी। ये पूंजीपति क्या कहलाते थे? प्रश्न एक बार फिर से सुने। फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी। ये पूंजीपति क्या कहलाते थे? तो सही जवाब है टैक्स फार्मर। टैक्स फार्मर जो है कौन होते थे? तो फ्रांस की सरकार पूंजीपति को टैक्स कलेक्शन का जो है ठेका देती थी और ये पूंजीपति टैक्स फार्मर कहलाते थे क्योंकि ये टैक्स फॉर्म करते थे। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। फ्रांस में किसानों को लगने वाले भूमि कर को क्या कहा जाता था? फ्रांस में किसानों को लगने वाले भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो सही जवाब है टैले। टैले जो है फ्रांस में किसानों को लगने वाला भूमि कर था, टैले। आइए तीसरा प्रश्न लेते हैं। फ्रांस में चर्च को दिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो सही जवाब है टीथे। धार्मिक कर जो है टीथे था और जो भूमि कर था वो टेले था। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, भूमि की जुताई हल से होती है तो हल में अंत में लॉ लगा रहता है और टेले में भी लॉ लगा हुआ है। तो आप इसको लॉ हल टेले, तो आप इसको इससे याद कर सकते हैं। तो टेले हुआ भूमि कर और टीथे जो हुआ, जो बच गया, वो धार्मिक कर हो गया। तो फ्रांस में चर्च को दिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? टीथे। आइए चौथा प्रश्न लेते हैं। फ्रांस का राजधर्म क्या था? तो सही जवाब है फ्रांस का राजधर्म कैथोलिक था। फ्रांस का राजधर्म क्या था? कैथोलिक। आइए पांचवा प्रश्न हम लेते हैं। फ्रांस में किस धर्म मानने वालों को कठोर सजा दी जाती थी? फ्रांस में किस धर्म को मानने वाले को कठोर सजा दी जाती थी? तो सही जवाब है प्रोटेस्टेंट। फ्रांस में जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे उनको कठोर सजा दी जाती थी। जबकि फ्रांस का राजधर्म क्या था? इसके पहले प्रश्न में मैंने देखा तो कैथोलिक धर्म था। कैथोलिक धर्म फ्रांस का राजधर्म था। वहीं अगर कोई प्रोटेस्टेंट धर्म मानता था फ्रांस में तो उसको जो है अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, यहाँ तक कि उसे सजा भी दी जाती थी। आइए छठा प्रश्न लेते हैं। फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था, इसे क्या कहा जाता था? तो इसे लेटर्स द कैचेट कहा जाता था।
फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था, इसे क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था इसे लेटर्स द कैचेट। आइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छठा। और सातवां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विधि की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉज की पुस्तक किसने लिखी? ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विधि की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉज की पुस्तक किसने लिखी? तो सही जवाब है मॉन्टेस्क्यू। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने अपने किस पुस्तक में सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया? तो सही जवाब है विधि की आत्मा। सर मॉन्टेस्क्यू ने अपने पुस्तक विधि की आत्मा में सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसको ये अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को बतलाया है। आइए 9वां प्रश्न लेते हैं। फ्रांस के किस बुद्धिजीवी ने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया? फ्रांस के किस बुद्धिजीवी ने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया? तो सही जवाब है वॉल्टेयर। वो बुद्धिजीवी कौन थे? वॉल्टेयर थे। अगला प्रश्न लेते हैं 10, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सही जवाब है रूसो। हालांकि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रतियोगिता प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप इसे अच्छी तरह से देख लेंगे। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। किस दार्शनिक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और समान इच्छा को संप्रभु माना है? किस दार्शनिक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और समान इच्छा को संप्रभु माना? इसमें 2 चीज़ें हैं कि सामाजिक संविदा में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था, तो राज्य व्यक्ति द्वारा एक निर्मित संस्था है, और समान इच्छा को संप्रभु माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है। तो वो कौन थे? तो वो थे रूसो। रूसो जो है समाज को जो है व्यक्ति द्वारा बनाई गई संस्था को मानते थे और समान इच्छा को सबसे ऊपर रखते थे। आइए अगला प्रश्न लेते हैं 12 नंबर प्रश्न, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहत ज्ञान कोश के लेखक कौन थे? तो सही जवाब है दिदरो। दिदरो जो है बृहत ज्ञान कोश के लेखक थे। आइए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। किन अर्थशास्त्रियों ने फ्रांस में समाज में आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार का समर्थन किया? वो कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने फ्रांस में समाज में आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार का समर्थन किया? तो वे थे अर्थशास्त्री क्वेजनो एवं तुर्गो। क्वेजनो एवं तुर्गो ऐसे अर्थशास्त्री थे जो फ्रांस में समाज में आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की आलोचना की तथा फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार का इन्होंने समर्थन किया था। आइए अगला प्रश्न लेते हैं 14 नंबर प्रश्न। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति यानी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुआ? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति यानी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुआ? तो सही जवाब है 1688 ईस्वी। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति यानी रिवॉल्यूशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था। आइए 15 नंबर प्रश्न लेते हैं। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा किसकी स्थापना हुई? तो सही जवाब है वैधानिक शासन की स्थापना। गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा इंग्लैंड में वैधानिक शासन की स्थापना हुई, इसलिए इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 में जो हुआ था यानी गौरवपूर्ण क्रांति बोला जाता है, क्योंकि
वैधानिक शासन की स्थापना हुई थी। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न, फ्रांस में तीसरे स्टेट द्वारा 20 जून 1789 ईस्वी को अपनी सभा को क्या घोषित किया? तो फ्रांस में तीसरे स्टेट द्वारा 20 जून 1789 ईस्वी को अपनी सभा को नेशनल असेंबली नाम दिया। ठीक है, तो तीसरे स्टेट ने अपनी सभा को क्या नाम दिया? नेशनल असेंबली। कब? 20 जून 1789 ईस्वी को। आइए 17 नंबर प्रश्न लेते हैं। फ्रांस में नेशनल असेंबली का नेतृत्व कौन कर रहा था? फ्रांस में नेशनल असेंबली का नेतृत्व कौन कर रहा था? आंसर है मिराबियो एवं ओबेसियो। फ्रांस में नेशनल असेंबली का नेतृत्व कौन कर रहा था? मिराबियो एवं ओबेसियो। आइए 18 नंबर, किस तिथि को फ्रांस के क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह बेस्टिल को घेर लिया? वो कौन सी तिथि थी जब फ्रांस की क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह बेस्टिल को घेर लिया था? तो सही जवाब है 14 जुलाई 1789 ईस्वी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस के क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह यानी बेस्टिल को घेर लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। आइए 19वां प्रश्न लेते हैं। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 14 जुलाई को। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। आइए 20वां प्रश्न लेते हैं और आज के सीरीज का अंतिम प्रश्न। 14 जुलाई 1789 की ईस्वी के बाद लुई 16 के स्थान पर देश के लिए अधिनियम कौन बनाने लगा? तो सही जवाब है 14 जुलाई 1789 ईस्वी के बाद लुई 16 के स्थान पर देश के लिए अधिनियम जो है नेशनल असेंबली बनाने लगी। तो मेरे व्यूअर्स, आज का 7वां सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। आपने देखा कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही रोचक ढंग से आपने 20 प्रश्नों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपने अध्ययन कर लिया है, वो भी वैसे एनसीईआरटी का मुख्य प्रश्न जो बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके आ गए हैं और आपको कोई भी बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप इसकी जांच कर सकते हैं, आप पुस्तक को भी पढ़ के देख सकते हैं। हमें नहीं लगता कि एक भी प्रश्न इससे बाहर आने जा रहा है और इसलिए मैं आपको आगाह करूंगा कि आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें और हर सीरीज़ को, जिसमें 20 प्रश्न का सीरीज होता है, आप इसका कंटिन्यूअस अध्ययन करें, लगातार अध्ययन करें। किसी भी तरह की परेशानी होने पर या कोई भी पुराने लिंक को मानने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर भी आप लिंक मंगवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले हम 8वें सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।